मेरा नाम सिद्धेश गौतम है। मैं एक इलस्ट्रेटर हूँ, और एक मिक्स मीडिया आर्टिस्ट हूँ। मैं एक ट्रेजर हंटर हूँ। मैं एक सोल सर्चर हूँ और साथ में मैं एक अम्बेडकराइट हूँ। मैं करीब पिछले 6 साल से इलस्ट्रेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, और पिछले 3 सालों से मैं दलित बहुजन आदिवासी आर्ट मूवमेंट की तरफ काम कर रहा हूँ, और इसी सब्जेक्ट के अराउंड मैंने अपना करियर बनाने की कोशिश की है। मेरी स्कूलिंग उत्तराखंड के अलग अलग छोटे छोटे कस्बों में हुई है। मेरे फादर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं, तो उस समय उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो उसकी वजह से हम अलग अलग जगहों पे रहे थे। सो मोस्टली मैंने अपनी स्कूली पढ़ाई जो है वो उत्तराखंड से की है। मैंने अपना 12th कानपुर से किया था, जो मेरे लिए पहली मेट्रोपॉलिटन सिटी मुझे लगती थी उस समय पे। बट कानपुर में मुझे डिज़ाइन के बारे में, क्योंकि वो बड़ा शहर था, तो वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करने का ज़्यादा मौका होता है। सो वहाँ पे मुझे डिज़ाइन के बारे में थोड़ी जानकारी मिली। सो वहाँ से मैंने NIFT का एग्ज़ाम दिया, और मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं NIFT मुंबई में मैंने अपनी पढ़ाई की। सो वहाँ पे मैंने फ़ैशन टेक्नोलॉजी में 4 साल बिताए, और उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन गांधीनगर से, अपैरल डिज़ाइन में। वहाँ पे मैंने अपैरल डिज़ाइन के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन और आर्ट सेमियोटिक्स की भी पढ़ाई की, क्योंकि मुझे मौका दिया गया था 6 महीने के लिए एक एक्सचेंज सेमेस्टर पे जाने का, जिसमें मैं ईएड मिलानो में गया, इंस्टीट्यूटो यूरोपियो दी डिज़ाइन मिलानो। और वहाँ पे मैंने विजुअल कम्युनिकेशन और आर्ट सेमियोटिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया, और जब मैं भारत वापस आया तो मेरा करियर भी विजुअल कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ने लग गया था। सो समहाउ वो स्ट्रीम लाइन मुझे मिल गई। और हाँ, कॉलेज को ख़त्म करने के बाद मैंने अपना एक स्टूडियो शुरू किया था, जिसका नाम था स्टूडियो गेंदा फूल। और उसमें हम विजुअल कम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, ज़ोमैटो के साथ, मैप्रो इंडिया के साथ, एनिमेशंस वगैरह हम कर रहे थे, ब्रांडिंग वगैरह कर रहे थे, साइनेजेस, इंटीरियर डिज़ाइंस वगैरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, क्योंकि एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टूडियो था। और वहाँ करीब 2-2.5 साल स्टूडियो चलाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे दलित आर्ट मूवमेंट की तरफ काम करना चाहिए, एक आर्ट मूवमेंट को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और तो मैंने अपना कमर्शियल काम छोड़ के मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, यहाँ नोएडा में शिफ्ट हो गया, और मैंने इंडिपेंडेंट इलस्ट्रेटर की तरह काम करना शुरू किया। जब मैं मिलान में गया, तब मिलान में मुझे पहली बार ये ऑब्जर्वेशन मिली कि किस तरीके से मार्जिनलाइज्ड लोग अपनी स्टोरीज लिखते हैं, अपनी कहानियाँ लिखते हैं। सो वो लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस जिस कॉन्फिडेंस से बताते थे, और उनके पास जो स्टोरीज थी जिस पे वो प्राइड लेते थे, वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये मेरे पास भी है, और मैं इसमें प्राइड क्यों नहीं लेता हूँ। सो उन लोगों के बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट्स को देख के मुझे लगा कि मैं भी इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, और मैंने मिलान में पहली बार अपनी आइडेंटिटी के ऊपर काम करना शुरू किया। सो मेरा पहला प्रोजेक्ट फेस द फेसेस था, जिसका शीर्षक फेस द फेसेस था। उसमें मैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात करता हूँ, और वहाँ पे ही मैंने अपना पहला बाबा साहेब का इलस्ट्रेशन बनाया, जिसमें बाबा साहेब बैकग्राउंड में हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने हाथ बुलंद करके खड़े हुए हैं। और उससे पहले मैंने कभी भी बाबा साहेब का या फिर किसी भी अपने बहुजन नायक का कोई भी पोर्ट्रेट या फिर कोई भी आर्टवर्क शायद डायरेक्टली तो नहीं बनाया था। बट वो एक ऐसा मोमेंट था जब मैंने बहुत ही प्राइड के साथ उसको बनाया,
और उसको प्राइड के साथ अलग-अलग सोशल मीडियाज़ में शेयर किया, और उसके बाद मैं शायद कभी रुका ही नहीं हूँ, उसके बाद से मैं बनाते जा रहा हूँ, बनाते जा रहा हूँ और शायद बनाते जाऊँगा। वो हमारा पहला दिन था कॉलेज का, और हमें एक घर चाहिए था, और मैं पहली बार मुंबई जैसे शहर में आया, मैंने हाई राइज़ बिल्डिंग्स देखी, और एक 12वें फ्लोर पे हमें एक फ़्लैट पसंद आया जो हमारे बजट में भी था और हम ले भी सकते थे। तो हम 4-5 लोग थे, और हम आउट ऑफ द ब्लूज़ एक इंसान ने एक कॉन्वर्सेशन शुरू की कि मेरा मेरा सरनेम कुमार ज़रूर है, बट मैं भूमिहारी ब्राह्मण हूँ। सो इस तरीके से बाकी लोगों ने बताया कि मैं दुबे हूँ तो मैं कौन सा ब्राह्मण हूँ, मैं रंजन हूँ तो मैं क्या हूँ। तो जब मैं गौतम हूँ तो मैं क्या हूँ की बारी जब सबकी नज़रें उधर आई, मेरी तरफ आई, तो मैंने बोला कि मैं गौतम हूँ और मैं भी ब्राह्मण हूँ। और समहाउ उस झूठ के साथ मैं काफ़ी दिनों तक जिया। बट मुझे सबसे बड़ी जो चिंता थी वो इस बात की थी कि इससे मेरा कहीं करियर ना प्रॉब्लम में आए। शौक और पैशन मुझे शायद अपने माँ बाप से, अपने दादा से, दादी से विरासत में मिला है। बट मैं ये करियर के ब्लॉकेजेस को नहीं देखना चाहता था जो मैंने अपने पिताजी के साथ देखा है। सो मुझे वो ब्लॉक्स नहीं चाहिए थे। मैं चाहता था कि मैं प्रोग्रेस करूं, और मैं अपने स्किल पे काम करते 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 प्रोग्रेस करूं। मुझे ये सारे फालतू के हर्डल्स नहीं चाहिए। मैं अपनी गलतियों की वजह से गिरता हूँ तो मुझे वो एक्सेप्टेड होगा, बट मैं अपनी आइडेंटिटी की वजह से गिरता हूँ, वो मुझे रैशनल नहीं लगता, मुझे लॉजिकल नहीं लगता है। सो कहीं ना कहीं ये मेरे दिमाग में था। आई वॉज वेरी करियर कॉन्शियस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं जब बॉम्बे गया था तो मुझे पता था कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, आई हैव टू मेक माई नेम इन दिस इंडस्ट्री। सो इसलिए कहीं ना कहीं मेरे ये डर था, या फिर ये मेरी चॉइस थी, या फिर जो भी था, तो मैं उस समय उस चीज़ से भागता रहा, कहीं ना कहीं छुपता रहा। सो पहले लोगों को मजाक लगा, और उन्होंने उस मजाक की चेन में पार्ट भी लिया, क्योंकि मैंने एक्चुअली ये पहली बार फेसबुक पे लिखा था कि मैं चमार हूँ, और उस पे लोगों ने थ्रेड बनाया कमेंट्स के कि अरे भाई हम तो भंगी हैं, हम तो ऐसे ऐसे करके सब लोग मजाक कर रहे हैं उसके ऊपर स्लर्स के साथ। एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो समझ नहीं रहे हैं। तो फिर मैंने उसको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया उसका, और वहाँ से उसका वो हुआ। मैं वापस आया तो कुछ लोगों का ऐसा था कि हाँ, मतलब दे वर ट्राइंग टू गेट अवे, मतलब थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे, शायद वो अनकंफर्टेबल थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं पास में कि अब अगर रिवील हो गया कि ये तो वही उन्हीं का बंदा है, तो फिर उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था। अदरवाइज बाकी लोगों ने कहीं ना कहीं समझने, एटलीस्ट मेरे दोस्त तो वही रहे जिन लोगों ने मुझे समझने की कोशिश की। तो जिन लोगों ने उस चीज़ को या तो इग्नोर कर दिया कि नहीं नहीं हमें तो एनडीटी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, या फिर जिन लोगों ने उस चीज़ के लिए कभी एम्पैथाइज़ नहीं किया, वो उन लोगों से आज मेरी कोई बात भी नहीं होती है, और कोई इस तरह के कनेक्शंस भी नहीं है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का शिकार अब याद नहीं है कि पहली बार कब था, कि वो फर्स्ट टाइम कब था। अब मतलब मैं आपको अगर अभी का किस्सा बताऊँ, तो जब मैं यहाँ नोएडा ही आया था, तो जो मेरे गार्ड थे, तो गार्ड ने भी पूछा कि मेरी जाति क्या है। मेरे घर पे जो दीदी काम करने के लिए आती हैं, उन्होंने भी मुझसे पूछा मेरी जाति क्या है। उसके बाद जब मेरे जो पड़ोसन हैं, उन्होंने जब मुझसे पहली बार मुलाकात की, तो उन्होंने भी मुझसे पूछा कि मेरी जाति क्या है, मैरिड हो कि नहीं हो। उसके बाद उन्होंने ये भी मेरे को सजेस्ट किया कि तुम अनमैरिड हो और चमार हो, बट अब तो तुम्हारे यहाँ भी लड़कियाँ पढ़ने लग गई, तो तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। सो इस तरीके की उन्होंने इंटेलिजेंट बात भी की मुझसे। उसके बाद जब मैं नीचे थोड़ी देर उतर के थोड़ा सा दूर जिम में जाता हूँ, तो जिम में जो आदमी है, जो जिम का ट्रेनर है, वो भी मुझसे जाति पूछता है। मैं जिस चाय वाले के पास जाता हूँ, अगर मैं 3 दिन तक उसके पास लगातार जा रहा हूँ, तो वो भी मुझसे पूछ लेता है कि आपकी जाति क्या है। सो मुझे नहीं पता कि पहली बार मुझसे कब जाति पूछी गई थी, या फिर किस तरीके से मुझे मेरी आइडेंटिटी के ऊपर सवाल किया गया था। बट ये होता रहता है, और ये हमेशा से होता आ रहा है। मैं आपको एक बहुत ही रीसेंट बात बताता हूँ। बिल्कुल अभी 2 दिन पहले मैं हयात में था,
और कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन का एक इवेंट था। सो वहाँ पे एक एडिटोरियल पोजीशन की एक लेडी मुझसे तो नहीं बट मेरे एक फेलो से बोलती हैं कि यार तुम दलित हो, दिखते नहीं हो। सो हम कॉस्मोपॉलिटन के इवेंट में हैं जो अपने आप को ग्लोबल फैशन मैगजीन बोलते हैं और इस तरीके से, और वहाँ पे हयात में हमसे बोल रहे हैं कि ये तो तुम दलित हो, दिखते नहीं हो। एक हमारे एक दोस्त हैं जो जिनसे वो बोलते हैं कि अरे देखो खाना और पीना जो है वो फ्री का है, तो पी लो उसको और खा लो जितना खाना है। तो मुझे लगा कि, और मैं आपको सच बताऊं, 2 दिन मैं वहाँ पे रहा, मुझसे खाया नहीं गया, मेरे हलक से निगला नहीं गया उन लोगों का खाना। किस तरीके से मेरे को लगा कि ये आपने मेरे ऊपर एहसान नहीं किया, आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया है। ये आप फैशन इंडस्ट्री में, मैंने 7 साल दिए फैशन इंडस्ट्री में। फैशन इंडस्ट्री में ट्रेंड जो होता है वो पॉलिटिकली बहुत रेलेवेंट होता है। तो आज हम इस वजह से नहीं क्योंकि आपने मौका दिया हमको, आज हम इस वजह से हैं क्योंकि हम 3 साल से चिल्ला के इलस्ट्रेट कर के, कलर्स के थ्रू, गानों के थ्रू अपनी बात बोल रहे हैं। आप ऑब्लिगेटेड थे कि आप हमें बुलाएं, क्योंकि अगर आप हमें नहीं बुलाएंगे तो आपके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। आप ऑब्लिगेटेड थे क्योंकि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। बट फिर भी हम उस चीज़ को रोज़ रोज़ सुनते हैं। बट मुझे लोग बताते हैं कि कास्टिज्म ख़त्म हो गया है। ऐसा काफ़ी लोगों का लेकिन लोगों ने मुझे बताया जिन लोगों के सरनेम में उनका गोत्र और उनकी जाति समझ में आ जाती है। बट मैंने आज तक नहीं देखा है कि कास्टिज्म जो है, मुझे लास्ट याद भी नहीं है कि पहली बार कब हुआ था, और रीसेंट तो मतलब रीसेंट होते ही रहते। नेगेटिव कमेंट्स मेरे को काफ़ी टाइम से मिल रहे हैं, और वो अलग अलग तबकों से आते हैं। कभी कभार हमारे लोग खुद भी इस लैंग्वेज में क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि वो बहुत बुरा लग जाता है। शायद सबसे बुरा तभी लगता है जब हमारे खुद के लोग ऐसा करते हैं। बट मेरे साथ एक मेडिकल कंडीशन है। मैं एपिलेप्टिक हूँ, तो मुझे और मेरी एपिलेप्सी जो है वो ट्रिगर होती है स्ट्रेस से। सो जब मैंने यहाँ पे मूवमेंट की तरफ काम करना शुरू किया था, तो मुझे शुरुआत में बहुत सारे सीजर्स हुए हैं। और मतलब कभी कभार क्या होता था कि ट्रोलर्स जो है एक रात बैठ के जो है आज सोचते हैं कि आज इसको जो है इसके ऊपर जो है अटैक करेंगे, और वो रात भर उसमें करते रहते हैं। अगले दिन भर भी वो लोग स्टोरीज बना के शेयर करते रहते हैं। तो मैंने उसके चक्कर में आई हैव स्पेंट मैनी नाइट्स इन सीजर्स, और मैं अकेले, मतलब क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ तो मैं अकेले ही उसको हैंडल कर रहा हूँ किस तरीके से। मुझे एक चीज़, या तो मुझे ये चीज़ क्लैरिफाई करनी थी, या तो मैं ये करना चाहता हूँ या फिर मैं जो हूँ ये नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो मुझे समहाउ आई विल हैव टू फिगर आउट अ वे कि वो मेरी हेल्थ कंडीशन को डिट्रॉयड ना करे। सो मैंने एक डिसीजन लिया कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ डैम अबाउट व्हाट दे आर राइटिंग। आप देखोगे अगर मेरे अकाउंट में, तो मैं सारे के सारे नेगेटिव कमेंट्स डिलीट कर देता हूँ। मैं डीएम में मैक्सिमम लोगों को, मेरे को जो कभी कभार बहुत अच्छे मैसेजेस भी आते हैं, बट मैं वो नहीं देखता हूँ क्योंकि मैं किसी भी तरीके से अपने आप को ट्रिगर नहीं करना चाहता। इफ़ आई वांट टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस, आई विल हैव टू कीप माय हेल्थ इन प्रॉपर शेप। सो ये इनएविटेबल है, ये हेट इनएविटेबल है। जिस दिशा में ये देश चल रहा है, इस हेट को आप नहीं किसी भी तरीके से डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आई जस्ट डू नॉट केयर अबाउट दीज थिंग्स। मुझे लगता है कि जो इंडिया की जो आर्ट है, डिज़ाइन एंड आर्ट है, वो एक्चुअली उसका जो क्रेडिट है वो यहाँ के बहुजन्स को ही मिलना चाहिए। आप किसी भी फॉर्म की आर्ट देख लीजिए, उस फॉर्म की आर्ट को करने वाले जो लोग थे वो सारे बहुजन थे। आज भी उस आर्ट को फॉलो करने वाले लोग सारे बहुजन हैं, अनलेस एंड अनटिल उस आर्ट ने कैपिटल मार्केट में पैसा कमाना शुरू कर दिया हो। जिन जिन आर्ट फॉर्म्स ने कैपिटल मार्केट में पैसा कमाना शुरू कर दिया है, वहाँ पे ब्राह्मण्स ने या फिर जो अपर कास्ट हैं, ऑप्रेसर कास्ट हैं, उन लोगों ने हाईजैक करके उसको अपना कास्ट आइडेंटिटी बना लिया। चाहे आप वो भरतनाट्यम के साथ देखें, बनारसी साड़ियों के साथ देखें, या फिर इंडियन क्राफ्ट के साथ देखें, किस तरीके से जो फैशन डिज़ाइनर्स करते हैं। सो जो ओरिजिनली जो आर्ट है, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ
इंडियन आर्ट के इवोल्यूशन के ऊपर। 40,000 साल पहले जब हम निएंडरथैल्स थे और हमने पहली बार केव में पेंटिंग्स बनाना शुरू किए थे, तो भीमबेटका में उस टाइम की पेंटिंग्स एग्जिस्ट करती है एमपी में। अगर आप गोंद आर्ट को देखेंगे या फिर आप वारली आर्ट को देखेंगे, सो आपको उसमें उसके ट्रेसेस दिखेंगे, डायरेक्ट ट्रेसेस दिखेंगे। आप उसमें डायरेक्टली देख पाएंगे जो 40,000 साल पहले जो घोड़ों पे जो लोग हंटिंग कर रहे हैं, वो कैसे आज भी वारली में उसी तरीके से हंटिंग कर रहे हैं या फिर उस तरीके से आज की चीज़ें कर रहे हैं। सो वो जो ट्रेडिशन है, उसको जिस तरीके से दलित, बहुजन, आदिवासी कम्युनिटीज़ जो लेके आई हैं, उसी की वजह से आज के ट्रेडिशंस जो हैं वो मेंटेन्ड हैं। कोई भी किसी भी ब्राह्मण का कोई भी संस्कार हो, चाहे वो बर्थ का हो चाहे वो डेथ का हो, वो एक कुम्हार के घड़े के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो वो कहीं ना कहीं उसमें एक लोहार के जो उसने जो लोटा बनाया है उसके बिना पूरा नहीं हो सकता, या थाल के बिना पूरा नहीं हो सकता। सो वो कहीं ना कहीं जो सारी की सारी जो कल्चर की जो ये लोग बात करते हैं, जिस आइडेंटिटी की बात, कल्चरल आइडेंटिटी की बात करते हैं, वो सारी हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, जो इन लोगों ने अपने आप को अप्रोप्रिएट करके जो है उसको बेचने की कोशिश की है। जो बिक जाता है वो उसके मास्टर्स बन जाते हैं, जो नहीं बिकता है वो बोलते हैं कि तुम ही करते रहो उसको। अगर वाकई में ऑक्यूपेशन बेस्ड कास्ट सिस्टम चलाना था, तो जो चमार हैं वो क्यों नहीं 14th सेंचुरी में या 15th सेंचुरी में, जब लेदर वॉज द गुड, जब उस टाइम पे वो जिस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा था, तो क्यों नहीं वो उस टाइम पे सबसे अमीर लोग बन गए? क्यों कानपुर में सारे के सारे जो टैनरीज वाले जो लोग हैं वो क्यों गुप्ताज और मारवाड़ीज और ब्राह्मण्स हैं? क्यों नहीं है वो क्यों नहीं चमा रहे हैं, या फिर वो सारी चीज़ें उस तरीके से क्यों नहीं है? जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो क्यों नहीं है, सारे के सारे जो जुलाहे हैं वो लोग क्यों नहीं फैशन डिज़ाइनर्स बन गए? जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स हैं वो क्यों नहीं है, लोहार और बढ़ई ये सारे लोग क्यों नहीं है जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स हैं? आपने सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जहाँ जहाँ पे जिसका फ़ायदा होता था वो आप ले लेते थे, जिसको आपको नहीं, अभी तक उनको मैनुअल स्कैवेंजिंग से कोई फ़ायदा नहीं मिला है। जिस दिन वो कुछ उस तरीके का वहाँ से उनको कैपिटल जनरेट करने की वैल्यू मिल जाएगी, वो वहाँ पे भी अपने आप को हाईजैक कर लेंगे कि ये तो हमारा है। जब मशीनें आएंगी हिंदुस्तान के अंदर, वो ब्राह्मण ही चलाने वाले होंगे, वो हमारे लोग नहीं होंगे चलाने वाले। आप वो चीज़ देख लीजिएगा फ्यूचर में। सो ये जिस तरीके से हमेशा से हमारे नाटक को बॉलीवुड बनाया है इन्होंने, ये लोग बोलते कितनी गंदी गंदी बातें बोलते थे उन औरतों को और आदमियों को जो लोग नाटक के उसमें काम किया करते थे, और आज जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ हैं, और उसमें हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन, हमारे ही लोग तो थे वो सारी जो चीज़ें कर रहे थे। सो इंडियन आर्ट और इंडियन डिज़ाइन आज तक यहाँ पे जो एग्जिस्ट करता है वो इसलिए करता है क्योंकि यहाँ का जो बहुजन था, यहाँ का जो दलित था, वो करता आ रहा है। आपके जितने खजुराहो चाहे मंदिर हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, किस ब्राह्मण ने काटे होंगे वो पत्थर? वो पत्थर काटने वाले भी हमारे, चाहे उस मंदिर में हमें अंदर जाना ना मनाओ, बट उस मंदिर के भी पत्थर काटने वाले लोग हमें। सो वो सारी की सारी, और हमें हमेशा से डिस्क्रेडिट किया गया। तो मेरे हिसाब से आज तक का जो जो इंडियन कल्चर की जो बात करते हैं वो बहुजन कल्चर ही है। अभी भी मैं जो कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करता हूँ, तो मैं वहाँ पे भी व्हेन इट कम्स टू सिंबलिज्म ऑफ ह्यूमैनिटेरियन पर्सन और ह्यूमैनिटेरियन सिंबल, और इस तरीके से मुझे कहीं पे भी एकता की बात करनी होती है या फिर लिबर्टी की बात करनी होती है। सो मैं उन कॉरपोरेट कल्चर में भी कहीं ना कहीं अम्बेडकराइट सिंबलिज्म को लेके आने की कोशिश करता हूँ। अगर आप सोशल जस्टिस की बात कर रहे हो, यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ काम करता है, और आप सोशल जस्टिस की बात करते हो, मैंने आज तक उन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया है कि आपने आइकॉनोग्राफी में हमें कैसे इनविजिबलाइज किया है। मैं वो ट्राई करता हूँ कि उस कॉर्पोरेट कल्चर में आई रिप्रेजेंट माई सिंबलिज्म। जहाँ पे सोशल जस्टिस की बात है, वहाँ अगर बाबा साहेब नहीं है तो उनकी उंगली तो ज़रूर होगी कम से कम। उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, बाबा साहेब अम्बेडकर। उनकी राइटिंग्स जब मैंने पढ़ी तो मैंने उनसे पहले गांधी और नेहरू को पढ़ा है, बट जब मैंने बाबा साहेब को पढ़ा तो वो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव दे रहे हैं।
वो हिंदुस्तान की जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के साथ उस ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में भी बात कर रहे हैं कि आयरलैंड में क्या हो रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है। सो मुझे लगा कि यार ये आदमी तो बहुत ही ग्लोबल है, वाई वी आर नॉट ग्लोबल। सो हमारा, अगर हमने अंबेडकर साहब को पढ़ा है तो हम तो ग्लोबल होना हमारा नेचुरल है, कि अगर यूक्रेन और रशिया का वॉर होता है वी विल हैव अ स्टैंड, बिकॉज बाबा साहेब हैड अ स्टैंड व्हेन सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन एंड ही हैड अ वेरी स्टॉन्च, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड था उनका। व्हाई ही वाज अगेंस्ट फासिज्म, उन्होंने किस तरीके से उसको उसके बारे में बात किया। हम, मुझे लगता है कि ये तो वो धरोहर उन्होंने हमको डायरेक्टली दी है कि वी आर द वन हु विल ऑल्सो टॉक अबाउट दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, नॉट जस्ट इंडियन पॉलिटिक्स। हम तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करेंगे। लगता तो है, अब सच्चाई तो यही है कि डर तो सबको लगता है, गला तो सबको सूखता है बट डरे तो बाबा साहेब भी होंगे, डरे तो महात्मा फुले भी होंगे, सावित्री माई भी होंगी, फातिमा शेख भी होंगी। सो बट अगर वो अपने डर के पीछे रह जाते तो शायद हम यहाँ कुर्सी पे बैठ के लाइटें लगा के माइक और कैमरे के साथ बात नहीं कर रहे होते। हम शायद उतना ना कंट्रीब्यूट कर पाएँ, बट हम थोड़ा तो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। वो थोड़े थोड़े से ही, वो बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो शायद उस सागर की सोच में वो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं छोड़ दिए कि ठीक है यार, डाल दोगे तुम हमें जेल में। डर लगता है बिल्कुल उस बात से, बट उस बात से ये नहीं लगता कि हमें अपना काम छोड़ देना चाहिए। इतना भी डर नहीं लगता है कि हम अपना काम छोड़ देंगे, इतना भी। मैं एक्चुअली इमेजिन करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि मैं उनके साथ हूँ उस जगह पे। सो ये थॉट कहीं ना कहीं ये बहुत सरियल थॉट है जो मेरे दादा ने दिया था, क्योंकि ये वो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और जब उनके पास थोड़े थोड़े पैसे होते थे तो वो अपने फादर की पोर्ट्रेट्स बनाते थे। वो पीछे वाला जो पोर्ट्रेट है वो उन्हीं का है। सो जब वो 5 साल की उम्र में थे तो उनके जो पिताजी थे वो छोड़ के चले गए थे और रविदासी संत बन गए थे। तो उन्होंने अपने पिताजी को 5 साल की उम्र के बाद से कभी देखा नहीं। माँ जो उनकी थी वो उनके बर्थ के बाद 1 साल के अंदर शी डाइड। सो उनको उनके अंकल्स ने, अपने उनके मामाओं ने पाल पोस के बड़ा किया। उन्होंने स्कूल भेजा। पहली बार एक बच्चा जो हमारे परिवार में स्कूल गया वो मेरे दादा थे। और जब उनके पास थोड़ा सा पैसा आया तो वो लोकल आर्टिस्ट को बुलाते थे और उनसे अपने पिताजी को पेंट कराते थे। सो ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। सो एक में वो पहली बार जब स्कूल जा रहे हैं तो उनके दादाजी, उनके पापा जो हैं वो उनके साथ जा रहे हैं। उसके बाद जो पहली नौकरी में हैं तो वो उनके पिताजी के साथ उनकी एक फ़ोटो है, वो ऐसा पोर्ट्रेट है। और उसमें उनकी एज भी बढ़ रही है, उनके पिताजी की भी एज बढ़ रही है, उनकी भी एज बढ़ रही है। तो दोनों को वो उस तरीके से सोच पा रहे हैं। सो मैं इस चीज़ से बड़ा ही इंस्पायर्ड था बचपन से कि यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। सो मैं हमेशा से उसी तरीके से सोचता हूँ। सो मैं अगर महार सत्याग्रह के ऊपर कुछ बना रहा हूँ तो मैं उसमें अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि मैं अभी वहाँ चौदार लेक पे हूँ और अब चौदार लेक पे जो है मैंने इस तरीके से चीज़ें देखी हैं। तो मैंने जो देखा है मैं उसको उस तरीके से बना रहा हूँ। और कुछ चीज़ें मेरी भी हैं, थोड़ा जो मेरा जो बैकग्राउंड आता है तो मैंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, मेरी तरह, मेरे हिसाब से स्काई कैसा दिखता है, मेरे हिसाब से पेड़ किस तरीके से होते हैं। सो वो दोनों मिक्स होके जो होता है वो एक चीज़ क्रिएट होती है। बट मैं हमेशा उन जगहों पे होता हूँ जहाँ जहाँ पे ये लोग रहे हैं और अगर वो मेरा सब्जेक्ट है और उसके ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं शायद उस तरीके से क्रिएट नहीं कर पाऊँगा। मुझे याद, और मैं ट्राई करता हूँ उन जगहों पे जाने की ताकि मैं उसको अपनी विजुअल लाइब्रेरी में समेट पाऊँ, अपने कैमरे में ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्लिक कर पाऊँ, उसको डॉक्यूमेंट कर पाऊँ। मेरे को याद है जैसे मैंने जब पेरियार के साथ अपना पोर्ट्रेट बनाया था, वो चंद क्या कहते हैं उसको, हरिश्चंद्र घाट के सामने है और वो एक्चुअली मेरे सामने वो चीज़ हुई थी। सो मैं हरिश्चंद्र घाट के सामने पेरियार को इमेजिन कर पा रहा हूँ कि मैं पेरियार के साथ हूँ और मैं उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ कि देखो इन लोगों का तमाशा कि इन लोगों ने यहाँ पे कैफे बना रखा है, ऊपर से लोग लाशें जलते हुए देख रहे हैं। मैंने प्रॉपरली कन्वर्सेशन किया अपने दिमाग में पेरियार के साथ। सो उसमें जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल उस टाइम का वो है
जो मैंने देखा है बनारस में, जिस तरीके से क्लासेस चल रही हैं, उसमें जो है पेरियार और मेरी जो कॉन्वर्जेशन वो बहुत ही इंटीमेट है। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, बीइंग इनटू आर्ट्स, कि आप इमेजिन कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हो, आप उसको, आपके पास स्किल नहीं है कि आप उसको किस तरीके से बताओ लोगों को, बट इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू बी एबल टू इमेजिन सच थिंग्स, एंड उसका थोड़ा सा भी ट्रेस अगर निकल जाता है, सो वो काफ़ी हो जाता है कम्युनिकेट करने के लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। और आपने मेरे को सुना, और प्लीज़ सब्सक्राइब द शूद्रा एंड द न्यूज़ ब्रेक, दोनों को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को इन्होंने बोला कि आप देखिए आपकी मर्ज़ी है बोलना है नहीं बोलना, बट मैं बोल रहा हूँ आप इनको, आप अगर मेरे को फॉलो करते हैं तो आप इनको भी फॉलो कीजिए। आप प्लीज़ हमारे सारे वेंचर्स को सपोर्ट कीजिए, हमारे लोग, और जो एलआई बनना चाहते हैं वो सारे के सारे लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, आप थोड़ा तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय सावित्री माई, जय फुले। Wow, lovely. So nice. There are too many lights in my home today. And a couple of mics so that I can speak today. Oh, first time of everything. There's a first time of everything. There's a first time. The Shudra is here. Newsbreak is here. And together we are gonna break away. It's hot outside, but cool in our mind. It's shady inside, but we'll move on. Yes, we'll move on. Oh, we'll move on. Random, random.